देखिए हम एक फलन लेते हैं, पैराबोलिक फंक्शन मान लेते हैं कि y इक्वल टू आपके पास दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 2 या एक्स स्क्वायर प्लस 1। देखिए इसका जो ग्राफ होगा बच्चों वो किस तरह से होगा, इसका देखिए x की वैल्यू 0 रखेंगे तो y की वैल्यू 2 आएगी, यानी x इक्वल टू 0 पे y की वैल्यू कितना 1 एंड 2 पे चली जाएगी। तो इस तरह का परवलय ये आपको प्राप्त होगा। ये जो ग्राफ है ये इस दिए गए फंक्शन का ग्राफ है। अब देख पा रहे हैं बच्चों 0 से पहले क्या हो रहा है, इस साइड में नेगेटिव साइड में ये आपकी ऋणात्मक जो संख्याएं हैं और ये आपकी धनात्मक संख्याएं हैं x की। अब देख रहे हैं फलन ऊपर की तरफ जा रहा है, जैसे जैसे x बढ़ रहा है फलन ऊपर की तरफ बढ़ रहा है, जबकि पीछे देखेंगे x नेगेटिव माइनस इंफिनिटी से बढ़ता बढ़ता आ रहा है तो फलन नीचे की तरफ गिरता हुआ आ रहा है। फलन यहां पर यह बोला जाता है कि ह्रासमान है, जबकि पॉजिटिव साइड में x के मान जहां धनात्मक है उनके लिए फलन वर्धमान है। फलन ह्रासमान होने का तात्पर्य यह है कि जैसे जैसे x अपना बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे y के मान घटते जा रहे हैं। मतलब मैं सीधा सीधा कहूं x के सापेक्ष y में परिवर्तन क्या हो रहा है, ऋणात्मक परिवर्तन हो रहा है, मतलब नेगेटिव परिवर्तन हो रहा है। यहां पर राइट साइड में हम बात करें बच्चों तो x के सापेक्ष y में धनात्मक परिवर्तन हो रहा है। इसका मतलब यह हुआ सीधा सीधा कि जब x बढ़ता है तब y भी बढ़ रहा है। अब परिवर्तन की दर क्या होती है, परिवर्तन की दर से तात्पर्य ये मैं यहां पर y का x के सापेक्ष अवकलन से प्रदर्शित कर सकता हूं। dy बाई डी एक्स का मतलब है dy बाई डी एक्स जो आप निकालते हैं जिसकी वैल्यू इस फंक्शन की आएगी आपकी 2x। dy बाई डी एक्स का तात्पर्य यह है कि x के सापेक्ष y में परिवर्तन की दर, अगर ये मान पॉजिटिव है तो फलन वर्धमान हो जाता है, और dy बाई डी एक्स नेगेटिव है इसका मतलब y में x के सापेक्ष परिवर्तन की दर जो है वो ऋणात्मक आई है। मतलब ये हुआ कि जैसे जैसे x बढ़ रहा है y क्या है, घट रहा है। इनमें अपोजिट संबंध को दर्शाता है ऋणात्मक चिन्ह, और धनात्मक चिन्ह किसको दर्शाता है, आपके पॉजिटिव चिन्ह को दर्शाता है। यहां पर देखेंगे x का मान कोई भी ऋणात्मक वैल्यू लेंगे तो dy बाई डी एक्स नेगेटिव हो जाएगा। dy बाई डी एक्स नेगेटिव होने का तात्पर्य x जैसे जैसे बढ़ेगा y क्या होगा, गिरेगा। इसी प्रकार जब x का कोई भी धनात्मक मान यहां रखेंगे तो dy बाई डी एक्स क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी, और पॉजिटिव हो जाएगी तो इसका मतलब क्या हुआ, x के सापेक्ष y में परिवर्तन जो हो रहा है वो धनात्मक है, अर्थात x के बढ़ने के साथ y के मान भी बढ़ रहे हैं। यहां पर हम देख पा रहे हैं कि राशियों में परिवर्तन की दर किस प्रकार हम अवकलज से परिभाषित करते हैं, और आगे समझते हैं इस बात को। देखिए dy बाई डी एक्स का एक विशेष परिस्थिति में मैं मान निकालूं एट द पॉइंट ऑफ x इक्वल टू 2, तो देखिए x की जगह 2 चला जाएगा, 2 इंटू 2 इक्वल टू 4 हो जाएगा। आप देख रहे हैं x बराबर 2 पर dy बाई डी एक्स यानी कि y में x के सापेक्ष परिवर्तन की दर कितनी आई, 4 आई। बच्चों आगे बात करते हैं जरा। यहां पर मैं कहूं कि dy बाई डी एक्स का मान मैं निकालूं यानी कि y में x के सापेक्ष परिवर्तन की दर किसी और बिंदु पर निकाल दूं, जैसे x इक्वल टू 1 पर निकाल दूं, तो x इक्वल टू 1 पर कितनी आएगी, 2 इंटू 1, x की जगह 1 चला जाएगा, इक्वल टू कितनी हो जाएगी, 2। अब देख पा रहे हैं बच्चों हर स्थिति में जो dy बाई डी एक्स का मान है वो अलग अलग आ रहा है, यानी कि फलन की जो परिवर्तन की दर है वो कांस्टेंट नहीं है। परिवर्तन की दर कांस्टेंट नहीं है, मतलब जगह जगह बदल रही है। तो dy बाई डी एक्स किसी बिंदु पर हमें तात्कालिक परिवर्तन की दर उपलब्ध करा देता है। जैसे कि एक रॉकेट का अपन समय के सापेक्ष उसका ग्राफ बनाएं तो हम किसी क्षण पे t इक्वल टू 20 सेकंड पे यानी उड़ने के उसको जाने के 20 सेकंड बाद उसका वेग ज्ञात करना चाहें तो हम किससे ज्ञात कर सकते हैं उस वेग को, इसी तरह से परिवर्तन की दर के माध्यम से ज्ञात कर सकते हैं। और भी अपन देखते हैं कि किस प्रकार परिवर्तन की दर हमें उपलब्ध कराता है। ये देखिएगा, मान लीजिए एक आपके पास वृत्त है, वृत्त की बात करूं मैं तो वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है क्या होता है आपका, पाई आर स्क्वायर होता है। अब आप देख रहे हैं क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, यहां पर मैं कहूं इसकी परिधि कितनी होती है आपकी, 2 पाई आर होती है, ये होती है। ठीक है, वृत्त एक वृत्त बनाता हूं मैं, ये वृत्त है आपका, ठीक है, इसकी आर त्रिज्या है, इसका क्षेत्रफल, इसकी परिधि, यहां पर इन सूत्रों से आप देते हैं। पाई आर स्क्वायर का मतलब क्षेत्रफल और परिधि का मतलब 2 पाई आर। यहां पर देखते हैं, मैं कहूं आर में यहां पर संबंध दिखाई दे रहा है कि ए जो है आपका परतंत्र चर है
और r क्या है, स्वतंत्र चर है। इससे पहले जो आपने देखा y और x में जो आपने फलन देखा था, ये भी दो राशियों में संबंध स्थापित कर रहा था, यानी कि आपका y जो था वो परतंत्र था और x था स्वतंत्र। x स्वतंत्र रूप से अपने मान ग्रहण करता है दिए गए प्रतिबंध के अनुसार, मतलब अपने प्रांत से ये मान ग्रहण करेगा, और मान ग्रहण करेगा तो y के मान डिपेंड करेंगे कि x क्या है उस पर। x इक्वल टू 1 तो y इक्वल टू 3। तो ये अपन क्रमित यूं से जो दिखाते हैं, हम देते हैं x के मान और प्राप्त करते हैं y के मान। इसका मतलब x के स्वतंत्र मानों के परिक्षेप्य में हम y के मान प्राप्त करते हैं। तो इस तरह से x और y में एक संबंध, विशेष प्रकार का संबंध आपके सामने है। यहां पर भी देखिए, जब a इक्वल टू पाई आर स्क्वायर लिखता हूं तो मैं देखता हूं कि जैसे ही त्रिज्या बढ़ाऊंगा क्षेत्रफल बदल जाएगा, यानी कि क्षेत्रफल जो है वो त्रिज्या पर डिपेंड कर रहा है। तो यहां पर r क्या होगी, त्रिज्या जो है आपकी स्वतंत्र चर हो गया और क्षेत्रफल क्या हो गया, परतंत्र हो गया। यहां पर बात करूं c यानी कि परिधि की लंबाई। अब परिधि की लंबाई जो है वो भी त्रिज्या पर डिपेंड करती है, यानी r पर आपकी परिधि की लंबाई भी डिपेंड करती है और वृत्त का क्षेत्रफल भी डिपेंड करता है। दोनों ही चीजें डिपेंड कर सकती है। तो एक चर राशि पे एक से ज्यादा राशियां क्या होती हैं, डिपेंड कर सकती हैं। यहां पर आप चीज देख रहे हैं। चलिए, मैं r में अगर सूक्ष्म परिवर्तन करूं, सूक्ष्म परिवर्तन मतलब बिल्कुल एक बिंदु क्षणिक परिवर्तन करूं, r में छोटा सा परिवर्तन, अगर मैं r थोड़ा सा भी बढ़ा दूं तो आप जानते हैं कि इस वृत्त के ऊपर एक परिधि बन जाएगी, एक और, मतलब वृत्त थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, मामूली सा, मतलब इसके बाहर बाहर एक परिधि और ऐड हो जाएगी। तो आप देख पा रहे होंगे इस परिवर्तन को, जैसे ही आप त्रिज्या में क्षणिक परिवर्तन करते हैं, कितने किसके बराबर आता है, वो परिधि के बराबर। एक परिधि एक्स्ट्रा और आ जाती है, जैसे कंगन के बाहर से एक कंगन और आ गया हो। इसी टाइप से r में परिवर्तन की दर क्या होगी, इस परिधि के बराबर होगी। अच्छा, परिवर्तन की दर कौन देता है, यानी कि आपका r के सापेक्ष a में परिवर्तन की दर निकालना चाहूं तो मैं कहूंगा इसका क्या कर दूंगा, अवकलज निकाल लूंगा, यानी कि dA अपॉन dr, dA अपॉन dr। इसका मतलब क्या हुआ, a में परिवर्तन की दर किसके सापेक्ष, त्रिज्या r के सापेक्ष। चलिए, r के सापेक्ष इसका अवकलन करें तो पाई तो कांस्टेंट वैल्यू है, r स्क्वायर का कितना हो जाएगा 2r, तो ये कितना हो जाएगा 2 पाई r, कितना हो गया आपका 2 पाई r। तो बच्चे देख पा रहे होंगे क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर कितनी हुई, 2 पाई r हुई, जो किसके बराबर हुई, परिधि के बराबर हुई। आप देख पा रहे हैं, अगर मैं r को थोड़ा सा भी बढ़ा दूं तो एक परिधि के ऊपर एक लेयर और आ जाएगी जो कि परिवर्तन की दर कहलाएगी। इस तरह से मैं r को मैं सूक्ष्म अगर मैं छोटा कर दूं, घटा दूं r को, तब भी यही स्थिति होगी कि किसके कितना क्षेत्रफल घट जाएगा, इस परिधि के बराबर क्षेत्रफल घट जाएगा, क्षणिक परिवर्तन। अब देखिएगा, अब त्रिज्या पर डिपेंड करता है ये आपका dA अपॉन dr। dA अपॉन dr में निकालूं, यानी कि क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर किसके सापेक्ष, त्रिज्या के सापेक्ष, किसी विशेष परिस्थिति में, यानी कि जब r इक्वल टू 2 हो तब निकालूं। जब r इक्वल टू 2 हो तो परिवर्तन की दर 2 पाई इंटू कितनी हो जाएगी, r की जगह क्या रख देंगे, 2 रख देंगे, तो ये कितनी हो जाएगी, 4 पाई हो जाएगी। अगर इस त्रिज्या का मान 2 हो तो फिर कितनी, 4 पाई परिधि बनती है, तो परिधि के बराबर परिवर्तन की दर हो गई। अगर त्रिज्या 3 होती तो ये परिवर्तन की दर और बढ़ जाती। तो ये विशेष परिस्थिति में अलग अलग परिवर्तन की दर आती है और क्षणिक परिवर्तन की दर हम अवकलज से प्राप्त कर लेते हैं। तो ये चीज आपने समझी। अब क्वेश्चन को करना समझते हैं कि किस तरह से राशियां, देखिए, और देखिए आपने प्राचालिक समीकरण पढ़े थे, प्राचालिक फलन पढ़े थे, आपने देखा था कि आपका जो y था वो t का फंक्शन बना दिया गया था, किसका, t का, फंक्शन ऑफ t बना दिया गया था, और आपका x था वो भी आपका एक अनोदर फंक्शन ऑफ t, यानी कि आपका एक फंक्शन g नाम दे देता हूं इसको, ये भी आपका t का फंक्शन हो गया था। तो यहां पर dy बाई dt आप ज्ञात करते थे और यहां पर dx अपॉन dt ज्ञात करते थे, और इन दोनों वैल्यूज से आप निकाल देते थे dy बाई dx प्राप्त कर लेते थे, करते थे कि नहीं, पिछले अध्याय में आपने किया है। तो यहां पर देख रहे हैं जब y t का फलन है तो t के रेस्पेक्ट में उसमें परिवर्तन की दर निकल जाएगी, क्योंकि जैसे जैसे t चेंज होगा y चेंज होगा। निश्चित रूप से बात यही सामने आ रही है, क्योंकि y जो है t पे डिपेंड कर रहा है। यहां पर x जो है t का फंक्शन है,
तो फिर t पर x भी डिपेंड कर रहा है, यानी कि t में परिवर्तन होंगे तो निश्चित रूप से x में परिवर्तन होंगे। और इस परिवर्तनों को नापा के परिवर्तन की दर को प्राप्त कैसे किया जाएगा, dx अपॉन dt के माध्यम से प्राप्त किया जाएगा। y में t के सापेक्ष परिवर्तन को कैसे मापा जाएगा, dy अपॉन dt से मापा जाएगा, उसका अवकलज करके प्राप्त करेंगे। और इन दोनों से मैं निकाल सकता हूं dy बाई dx की वैल्यू कितनी हो जाएगी, dy बाई dt अपोन में dx अपॉन dt प्राप्त हो जाएगा। ये वैल्यू जो होगी dy बाई dx की हो जाएगी। और dy बाई dx का तात्पर्य क्या है, y में परिवर्तन की दर किसके सापेक्ष, x के सापेक्ष। इन चीजों को बच्चों ने भली भांति सीख लिया है। अब इनके एप्लीकेशंस देखते हैं, किस तरह से हम इन क्वेश्चंस को कर सकते हैं। स्टूडेंट्स देखिएगा, फर्स्ट क्वेश्चन लेता हूं। क्वेश्चन है वृत्त के क्षेत्रफल के परिवर्तन की दर इसकी त्रिज्या r के सापेक्ष ज्ञात कीजिए। एक विशेष परिस्थिति आपको दे दी कि जब r बराबर क्या हो, 5 सेंटीमीटर हो। तो सबसे पहले वृत्त का क्षेत्रफल मान लेते हैं। माना वृत्त का क्षेत्रफल a तथा त्रिज्या r है, तब बात करें तो क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, a इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। बच्चे फॉर्मूला जानते हैं। अब यहां पर यह फॉर्मूला सिर्फ इतना बताता है कि त्रिज्या और क्षेत्रफल में संबंध क्या है। त्रिज्या का मान रखेंगे तो क्षेत्रफल इस सूत्र से निकाला जाता है। तो यहां पर एक आपका ग्राफ बन सकता है, किसमें, r में और a में। ठीक है, अब हम कहेंगे कि a में परिवर्तन की दर ज्ञात करनी है, मतलब क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर किसके सापेक्ष, r के सापेक्ष। तो बच्चों को पहले ही पता होना चाहिए कि आपको पूछा क्या जा रहा है, आपको वृत्त के क्षेत्रफल के परिवर्तन की दर इसकी त्रिज्या r के सापेक्ष। तो बच्चे कहेंगे हमें पूछा जा रहा है कि a में परिवर्तन किससे देंगे, अवकलज से देंगे। किसके अवकलज से, a के अवकलज से। किसके सापेक्ष कर दें, त्रिज्या r के सापेक्ष कर दें। ये आपको फाइंड आउट करना है। और कब करना है, जब आपकी त्रिज्या r क्या हो, 5 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले हम कहेंगे dA अपॉन dr जो है आपको पूछा गया है बच्चों। dA अपॉन dr निकालेंगे तो r के सापेक्ष इसका अवकलन करेंगे तो पाई तो कांस्टेंट वैल्यू है और r का हो जाएगा 2r। तो 2 पाई r, अभी अभी आपने देखा था, पीछे एक उदाहरण लिया था मैंने, वहां पर यह परिवर्तन की दर आ गई क्षेत्रफल में त्रिज्या के सापेक्ष। अब बच्चे कहेंगे किस परिस्थिति में चाहिए, जब r बराबर 5 सेंटीमीटर हो तब चाहिए। तो इंप्लाइज दैट dA अपॉन dr इक्वल टू मुझे निकालनी है जब r बराबर 5 सेंटीमीटर हो तब निकालनी है। तो इक्वल टू 2 पाई r की जगह कितना आ जाएगा, इंटू में 5, और 5 इंटू 2 कितना हो जाएगा आपका 10 पाई। और 10 पाई यानी कि आपके क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर आ गई किसके सापेक्ष, त्रिज्या के सापेक्ष। देखिए ऊपर है क्षेत्रफल, क्षेत्रफल किससे रिप्रेजेंट होगा, सेंटीमीटर स्क्वायर से। और यहां पर नीचे क्या है, किसके सापेक्ष प्राप्त किया है, त्रिज्या के सापेक्ष। इसका मापक क्या है आपका, सेंटीमीटर। तो आप कहेंगे कि 10 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेंटीमीटर जो परिवर्तन की दर आई है वो आई है क्षेत्रफल में किसके सापेक्ष, त्रिज्या के सापेक्ष। तो वृत्त के क्षेत्रफल में त्रिज्या के सापेक्ष परिवर्तन की जो दर है जब r बराबर 5 सेंटीमीटर हो कितनी प्राप्त होती है, 10 पाई। अच्छा, इसका साइन पॉजिटिव है। पॉजिटिव साइन ये बताता है कि त्रिज्या में जब परिवर्तन किया जा रहा है तो उसके क्षेत्रफल में क्या हो रही है, बढ़ोतरी हो रही है। अगर नेगेटिव साइन आ जाए किसी परिवर्तन की दर में तो वो शो करता है कि फलन ह्रासमान है। और पॉजिटिव साइन किसको शो करता है, फलन वर्धमान है। नेगेटिव साइन का मतलब होगा कि परिवर्तन की दर ऋणात्मक होगी, यानी कि आपका एक राशि बढ़ रही होगी तो उसके साथ परिक्षेप में दूसरी राशि घट रही होगी। यानी कि जब आपका r बढ़ रहा होगा तो क्षेत्रफल घटे, ऐसी स्थिति अगर बनती तो यहां कैसा साइन आता, नेगेटिव। आगे कई क्वेश्चनों में अपन इस बात को देखेंगे बच्चों। उदाहरण 2, एक घन का आयतन 9 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड की दर से बढ़ रहा है। 9 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड, सेकंड से किसको मापा जाता है बच्चों, समय को। तो समय के सापेक्ष आयतन में परिवर्तन की दर जो है वो 9 है। यहां पर ये कहा गया है यदि इसके कोर की लंबाई 10 सेंटीमीटर है तो इसके पृष्ठ का क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है, ये आपसे पूछा गया है। देखिए क्वेश्चन में माना, सबसे पहले हम माने कि आयतन, घन का आयतन
V घन का क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल यहां पे बोला गया है, क्षेत्रफल की बजाय हम पृष्ठीय क्षेत्रफल लिखें तो ज्यादा, घन का पृष्ठ का क्षेत्रफल जो है आपका कितना हो जाए, आपका हो जाए यहां पर S मान लेते हैं इसे, तथा कोर X है, X सेंटीमीटर है, तब हम बात करते हैं कि क्या क्या हो गया। देखिएगा V की वैल्यू कितनी होगी, आपकी x क्यूब होगी, जैसा कि बच्चे जानते हैं घन का आयतन। उसके बाद S की वैल्यू कितनी होगी, पृष्ठीय क्षेत्रफल, एक फलक का क्षेत्रफल x स्क्वायर, 6 फलक होती हैं, 6x स्क्वायर हो गया। क्वेश्चन में दिया क्या है, आयतन में परिवर्तन की दर दी है, किसके सापेक्ष, समय के सापेक्ष। कैसे लिखेंगे, dv/dt की वैल्यू जो क्वेश्चन में दी गई है 9 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड बच्चों को दी गई है, यहां पर ध्यान रखेंगे। उसके बाद ये सारी चीजें आपने लिख ली सबसे पहले। अब हमें ज्ञात क्या करना है, वो भी लिख लें तो ज्यादा अच्छा है। आपको ज्ञात करना है बच्चों ds यानी कि पृष्ठीय क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर किसके सापेक्ष, समय के सापेक्ष, बराबर ये आपको प्राप्त करना है। तो हमने पूरा क्वेश्चन लिख लिया, हमें पता चल गया कि हमारे पास क्या क्या अवेलेबल है और हमें क्या ज्ञात करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले v इक्वल टू आपका x क्यूब है, तो आप समय के सापेक्ष t के सापेक्ष अवकलन कर दें, सापेक्ष अवकलन करने पर देखिए आप t के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो आपको dv/dt यहां से मिल जाएगा, और dv/dt की वैल्यू क्वेश्चन में दी गई है। तो हम बात करें dv/dt की, तो हमारा हो जाएगा x क्यूब का 3x स्क्वायर अवकलन हो जाता है। फिर आप t के सापेक्ष कर रहे हैं लेकिन आगे फलन x का है, तो इनटू में x का करना पड़ेगा dx/dt, जैसा कि बच्चे पिछले अध्याय में जान चुके हैं ये बात। यहां से बात करें हम, आप बात को आगे बढ़ाएं तो dv/dt की वैल्यू 9 है बच्चों, और ये हो जाएगा 3x स्क्वायर dx/dt। बात करें dx/dt की, तो dx/dt का जो वैल्यू आएगा बच्चों का, वो यहां से 3 से 9 कैंसिल आउट होके 3 हो जाएगा, और 3/x स्क्वायर हो जाएगा आपका। ठीक है, आपने क्या ज्ञात कर दिया, dx/dt का मतलब क्या हुआ, समय के सापेक्ष कोर में परिवर्तन की दर, ये आपका हो गया। इसको मैं बोल दूं सेंटीमीटर आपका प्रति सेकंड, क्योंकि कोर की जो मापक है वो क्या लिया है आपने, सेंटीमीटर लिया है। आगे बात करते हैं, हमें ज्ञात करना है ds/dt, तो s की वैल्यू अब पुनः s बराबर आपके पास है 6x स्क्वायर। आपको ds/dt निकालना है तो अवकलन कर दीजिए ds/dt, यानी कि पृष्ठ में समय के सापेक्ष परिवर्तन की दर हम प्राप्त करने हैं। तो इक्वल टू आपका x स्क्वायर का 2x हो जाएगा, 6 इंटू 2x, और x का t के सापेक्ष हो जाएगा dx/dt। देखिए बच्चों यहां पर बात करें तो 6 2 जा कितना हो गया आपका 12 हो गया, और x हो गया, और dx/dt की वैल्यू ऊपर निकाल रखिए 3/x स्क्वायर, 3 कितना हो गया x स्क्वायर हो गया। बच्चे कहें ds/dt कितना आया बच्चों का आया 36, और एक x कट के 36/x आ गया। अब बच्चे कहेंगे ds/dt पृष्ठीय क्षेत्रफल कब ज्ञात करना है, किस विशेष परिस्थिति में ज्ञात करना है, जब घन की कोर क्या हो 10 सेंटीमीटर, क्वेश्चन में साफ लिखा हुआ है। तो आप कहेंगे ds/dt की वैल्यू हमें तब प्राप्त करनी है जब x की वैल्यू कितनी हो, x इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। तो हमारा हो जाएगा 36/10 इक्वल टू 3.6, और ये क्या है, पृष्ठीय क्षेत्रफल। कैसे नापा जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड की दर से, और पॉजिटिव साइन कहेगा कि इसमें क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। अगर माइनस का साइन आता तो हम क्या कहते हैं, परिवर्तन की दर क्या है, ऋणात्मक है, तो s t के सापेक्ष घट रहा है। तो यहां पर प्लस चिन्ह होने के कारण हम कहेंगे कि पृष्ठ का जो क्षेत्रफल है वो समय के सापेक्ष 3.6 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड की दर से बढ़ रहा है। तो ये इस तरह से आप आंसर दे सकते हैं। अगला उदाहरण देखिएगा बच्चों, उदाहरण नंबर 3। एक स्थिर झील में एक पत्थर
डाला जाता है और तरंगे वृत्तों में 4 सेंटीमीटर पर सेकंड की गति से चलती हैं। देखिए स्थिर झील है, उसमें आपने पत्थर डाला तो गोल गोल तरंगे आगे बढ़ती हुई आपको नजर आएंगी, कुछ इस तरह से, ये इस तरह से आगे बढ़ती हुई जाएंगी। तो जिस दर से बढ़ रही हैं ये अलग अलग वृत्त बनते चले जाएंगे बच्चे तरंगों के रूप में। तो आप देख रहे हैं कि जैसे जैसे वृत्त बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे त्रिज्या बढ़ती जाएगी। तो तरंगे किस हिसाब से बढ़ रही हैं? तरंगों में वृद्धि का मतलब क्या है कि इन बनने वाले वृत्तों की त्रिज्या में वृद्धि, यहां पर इससे तात्पर्य यह है। तो तरंगे वृत्तों में 4 सेंटीमीटर पर सेकंड की गति से चल रही हैं, तो ये तरंगे उसी गति से चल सकती हैं जिस गति से इन बनने वाले वृत्तों की त्रिज्या में परिवर्तन हो रहा है। यहां ये चीज समझ लेंगे बच्चे। आगे देखिएगा, जब वृत्ताकार तरंग की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर हो उस क्षण घिरा हुआ क्षेत्रफल कितनी तेजी से बढ़ रहा है। मतलब आपको क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर निकालनी है, और परिवर्तन की दर किसके सापेक्ष निकालनी है ये पता चलेगा यहां से। त्रिज्या किसके सापेक्ष बढ़ रही है? समय के सापेक्ष, सेकंड पर सेकंड। समय के सापेक्ष मतलब आपका टी के सापेक्ष, टी को आप समय ले लेते हैं, तो टी के सापेक्ष आपको त्रिज्या में परिवर्तन की दर दे रखी है, और आपको क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर किसके सापेक्ष निकालनी है? आपको समय यानी टी के सापेक्ष ही फाइंड आउट करनी है। तो यहां क्वेश्चन को शुरू करते हैं अपन। देखिए आप समझ गए होंगे क्वेश्चन को। तो हम लिखेंगे सबसे पहले, माना तरंगों से बनने वाले वृत्त का क्षेत्रफल, ए से डिनोट कर रहे हैं हम, ए है, तथा त्रिज्या r है। तब बात करते हैं a बराबर क्या होगा? आपका पाई आर स्क्वायर, यानी कि क्षेत्रफल क्या होता है आपका? पाई आर स्क्वायर होता है। अब बात करें कि क्या आपको फाइंड आउट करना है और क्या दिया गया है। आपको तरंगों के चलने की, तरंगों में परिवर्तन की दर, तरंगों के बढ़ने के परिवर्तन की दर बता रखी है। उसका मतलब क्या तात्पर्य हुआ? त्रिज्या में जैसे जैसे बढ़ोतरी होगी तरंग भी उसी गति से आगे चलेगी। तो बच्चे कहेंगे आपको दिया हुआ है dr अपॉन क्या? dt। dr अपॉन dt कैसे पता चला? सेंटीमीटर पर सेकंड लिखा हुआ मैंने देखा, तो मैंने कहा ये त्रिज्या पर सेकंड से चल रही है, यानी समय के सापेक्ष परिवर्तन त्रिज्या में हो रहा है। इसकी वैल्यू है 4 सेंटीमीटर पर सेकंड आपको दी गई है। ठीक है, आगे आपको ज्ञात क्या करना है ये भी पहले ही लिख लें। आपको ज्ञात करना है dA अपॉन dt, यानी क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर समय के सापेक्ष, ये आपको फाइंड आउट करनी है। कैसे ज्ञात कर सकते हैं इसका? हम आप समय के सापेक्ष अगर अवकलन करें तो हमें क्या मिलेगा? dA अपॉन dt मिल जाएगा। और dA अपॉन dt की वैल्यू देखिएगा बच्चों, पाई आर स्क्वायर चर राशि है, चर राशि का अवकलन होगा तो 2r हो जाएगा, 2r और r का करना पड़ेगा t के सापेक्ष, वो हो जाएगा dr अपॉन dt। यहां से ये बात समझ में आई। और dr अपॉन dt की वैल्यू क्वेश्चन में दी गई है, तो dA अपॉन dt इक्वल टू आपको मिल जाएगा 2 पाई r, और dr अपॉन dt की वैल्यू है आपकी कितनी? 4। यहां पर 4 लिख दिया। अब dA अपॉन dt आपको ज्ञात करना है किस क्षण में, किस स्थिति में ज्ञात करना है? क्वेश्चन में दिया गया है कि जब आपकी त्रिज्या क्या हो? आपकी त्रिज्या जो हो वो 10 सेंटीमीटर हो, उस स्थिति में आपको क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर बतानी है। तो क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर तो ये हो गई, और आप कहेंगे किस स्थिति में? जब त्रिज्या r का मान कितना हो जाए? 10 सेंटीमीटर हो जाए, ऐसी बात बोली गई है। तो इक्वल टू r की वैल्यू बच्चे यहां पर कितनी लिख देंगे? 10 लिख देंगे। 2 इंटू 4 हो गया आपका 8, 8 इंटू आपका पाई, और इसके गुणा में r की वैल्यू कितनी आ गई आपकी? 10। तो आपका 80 पाई आंसर आ जाता है। और लिखेंगे क्षेत्रफल है तो सेंटीमीटर स्क्वायर, किसके सापेक्ष हो रहा है परिवर्तन? समय के सापेक्ष। समय को किससे नापते हैं हम? जनरली सेकंड से। क्वेश्चन में भी पहले ही दे रखा है सेंटीमीटर पर सेकंड। तो इस तरह से आपने क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर निकाल ली जो कि धनात्मक आई है। तो आप कहेंगे कि समय के सापेक्ष जो है वृत्त का क्षेत्रफल 80 पाई सेंटीमीटर
स्क्वायर पर सेकंड की दर से बढ़ रहा है। अगर माइनस का चिन्ह आ जाए तो आप कहेंगे घट रहा है। चलिए अगला उदाहरण देखिएगा। किसी आयत की लंबाई x, आयत की लंबाई क्या बता दी, x दे दी। जैसे आपका ये आयत है, आयत की लंबाई आपको x दे दी गई है, ठीक है। 3 सेंटीमीटर पर मिनट की दर से घट रही है। यहां पर घट दे रही है, इसका मतलब ऋणात्मक है परिवर्तन की दर, हमें माइनस लगाना होगा। आगे देखते हैं, चौड़ाई को y बोल दिया गया है, ये y चौड़ाई है, और चौड़ाई जो है 2 सेंटीमीटर पर मिनट की दर से बढ़ रही है। ये आपकी चौड़ाई जो है वो बढ़ा रहे हैं और आपकी जो इसकी लंबाई है वो घटा रहे हैं। आगे दर भी आपको दे दी गई है, तब कहा गया है x बराबर 10 सेंटीमीटर और y बराबर 6 सेंटीमीटर हो, उस स्थिति में आयत का परिमाप और क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर ज्ञात कीजिए। तो आपको परिवर्तन की दर किस में ज्ञात करनी है, आपको इस आयत के क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर ज्ञात करनी है और इसके परिमाप में। आप जानते हैं बच्चों, इस आयत का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, x इंटू वाई, यानी लंबाई इंटू चौड़ाई। और परिमाप की बात कर दूं मैं तो परिमाप कितना हो जाएगा बच्चों, 2 इंटू एक्स प्लस वाई। परिमाप ये बाहर, x इतना, ये और एक x तो 2x और एक y और एक y, ये सब जुड़ जाएंगे तो परिमाप आ जाएगा जो होता है 2 इंटू एक्स प्लस वाई। तो आपको परिमाप में परिवर्तन की दर निकालनी है और क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर निकालनी है। क्वेश्चन करने का तरीका देखिएगा, आपको दिया गया क्या है, सबसे पहले वो लिखते हैं। दिया गया है dx अपॉन dt, dx अपॉन dt, x क्या है, x आपकी लंबाई है आयत की, क्वेश्चन में लिखा हुआ है, और किस दर से आपकी वो घट रही है, 3 सेंटीमीटर, तो माइनस का साइन आएगा, -3 सेंटीमीटर पर मिनट, ये दिया गया है। dy अपॉन dt, यानी कि आपकी चौड़ाई जो है आयत की वो बढ़ रही है समय के सापेक्ष, किस दर से बढ़ रही है, 2 सेंटीमीटर पर मिनट की दर से बढ़ रही है। ये क्वेश्चन प्रश्नानुसार आपको दे दिया गया है ये दोनों चीजें। अगली बात कही जा रही है, आपको ज्ञात क्या करना है, क्षेत्रफल और परिमाप में परिवर्तन की दर। तो देखिए सबसे पहले ए पॉइंट ले लेते हैं, ए पॉइंट में आपको परिमाप निकालना है। तो परिमाप माना परिमाप C है, तब अगर परिमाप को मैं C मानता हूं तो C इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, C इक्वल टू हो जाएगा 2 इंटू एक्स प्लस वाई। आपका आयत का परिमाप ये होता है, ठीक है। आपको समय के सापेक्ष इसमें परिवर्तन की दर निकालनी है, तो आप t के सापेक्ष इसका क्या कर दें, अवकलन कर दें। तो बच्चे इंप्लाइज दैट dc अपॉन dt इक्वल टू आप लिख देंगे, 2 बाहर रहेगा, ब्रैकेट में आपका क्या होगा, dx अपॉन dt प्लस dy अपॉन dt, ये हो जाएगा। dx अपॉन dt की वैल्यू कितनी है बच्चों के पास, ऊपर गिवन है -3, तो 2 इंटू -3, और dy अपॉन dt इक्वल टू कितना है आपके पास 2, तो यहां से आपको -2 मिलेगा, और -2 मिलेगा तो बच्चे इसका लिख देंगे सेंटीमीटर प्रति मिनट की दर से परिमाप जो है आपका घट रहा है। तो आप कहेंगे समय के सापेक्ष जो आपका आयत है उसका परिमाप जो है 2 सेंटीमीटर पर मिनट की दर से क्या हो रहा है बच्चों, घट रहा है। माइनस का चिन्ह कह रहा है कि परिवर्तन की दर ऋणात्मक है तो घट रहा है, अगर धनात्मक आती तो हम कह देते बढ़ रहा है। तो अगला बी पॉइंट क्या है आपका, क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर को ज्ञात करना है। सबसे पहले क्षेत्रफल मान लेते हैं, ए मान लेते हैं, तो ए इक्वल टू क्षेत्रफल क्या हुआ, एक्स इंटू वाई। अब हम समय के सापेक्ष क्षेत्रफल ए में परिवर्तन की दर निकालना चाहते हैं, तो हम फाइंड करेंगे dA अपॉन dt। dA अपॉन dt ज्ञात करने के लिए u इंटू वी मेथड, दो फलन है x और y, तो हम x पुट करेंगे और y का समय के सापेक्ष अवकलन करेंगे, dy बाई dt हो जाएगा, और प्लस y पुट करेंगे, x का करेंगे dx अपॉन dt हो जाएगा। देखिए बच्चों यहां पर आपको दिया गया है एक विशेष स्थिति, आपको परिमाप और क्षेत्रफल में परिवर्तन की जो दर थी dA अपॉन dt, वो एक विशेष बात पर निकालनी है। क्वेश्चन को दोबारा देखते हैं। क्वेश्चन में कहा गया है
कि x बराबर 10 सेंटीमीटर हो और y बराबर 6 सेंटीमीटर हो, उस स्थिति में परिमाप और क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर ज्ञात करें। परिमाप में हमें इसकी जरूरत नहीं पड़ी। परिमाप में हमें इसकी जरूरत क्यों नहीं पड़ी? क्योंकि x और y परिमाप का जब अवकलन किया तो कहीं दिखाई नहीं दे रहे थे, लेकिन क्षेत्रफल में x और y दिखाई दे रहे हैं। तो हम कहेंगे dA/dt का मान तब ज्ञात करें जब x बराबर 10 हो तथा y बराबर क्या हो, आपका 6 सेंटीमीटर हो, उस स्थिति में। तो इक्वल टू, इस स्थिति में बताते हैं x की जगह 10 रख देंगे। dy/dt की वैल्यू देखिए आप ऊपर से क्वेश्चन में से लेंगे, dy/dt 2 सेंटीमीटर है आपका, तो आप लिख देंगे यहां पर इनटू में क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, और प्लस y का वैल्यू क्या है आपका 6 है, तो बच्चे यहां पर 6 पुट कर देंगे। और फिर dx/dt का मतलब कितना है, -3, क्योंकि वो घट रही थी आपकी। तो आप इस तरह से कैलकुलेट इसको जब करते हैं बच्चों, तो सामने देखिए यहां पर मिलेगा आपको 20 और यहां पर मिलेगा -18, इक्वल टू क्या मिल जाएगा आपको 2, और 2 आपके पास ऊपर क्या है, क्षेत्रफल। क्षेत्रफल को रिप्रेजेंट करने के लिए सेंटीमीटर स्क्वायर, और नीचे क्या है, समय के सापेक्ष, यानी कि टाइम के रेस्पेक्ट में, कि पर मिनट था या पर सेकंड था, क्वेश्चन में देख लेते हैं, आपको दिखा देते हैं। पर मिनट परिवर्तन हो रहा है, तो ये परिवर्तन भी आपको क्या लिखना पड़ेगा, पर सेकंड नहीं पर मिनट रखना पड़ेगा। तो ये आपका 2 सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट की दर से जो क्षेत्रफल है समय के सापेक्ष बढ़ रहा है, क्योंकि इसका चिन्ह क्या है, धनात्मक है। इस तरह से आप इसको कर सकते हैं। अगला देखिएगा, उदाहरण नंबर 5। किसी वस्तु की x इकाइयों के उत्पादन में कुल लागत cx रूप में ये दे रखी है। कुल लागत मतलब उसका कॉस्ट मतलब किसी फैक्ट्री में कोई चीज, जैसे कोई वस्तु बनती है, इकाइयां बनती हैं उसकी, तो आपकी लागत का एक फलन बना दिया गया है कि ऐसे जैसे 5 इकाई यानी 5 वस्तुएं बनाते हैं, तो x की जगह 5 रखते ही आपकी कुल लागत आ जाएगी इस फलन से। x = 10 पर 10 इकाइयों को बनाने की कुल लागत आपको मिल जाएगी। यहां से आपको टोटल कॉस्ट यहां से cx के फलन से प्राप्त हो जाती है। आगे क्या कहते हैं, इससे प्रदत्त है जो आपका फलन है, ये इस प्रकार है, सीमांत लागत ज्ञात कीजिए जब 3 इकाई उत्पादित की जाती है। देखिए विशेष स्थिति आपको दे दी गई है, आपको सीमांत लागत तो ज्ञात करनी है, लेकिन किस स्थिति में ज्ञात करनी है, जब 3 इकाइयां उत्पादित की जाए उस स्थिति में ज्ञात करनी है। ठीक है, आगे बात करते हैं। जहां सीमांत लागत का अर्थ क्या है, सीमांत लागत का अर्थ है तात्कालिक लागत से है। तात्कालिक लागत उसका अवकलन, फलन का अवकलन करके प्राप्त की जाती है। यहां पर आपको समझाया भी गया है, मार्जिनल कॉस्ट इंग्लिश में बोला जाता है। से हमारा अभिप्राय है किसी स्तर पर उत्पादन से संपूर्ण लागत में तात्कालिक परिवर्तन की दर से है। मतलब किसी क्षण पर जो परिवर्तन की दर है, यानी कि 5 इकाइयों पर कितनी परिवर्तन की दर होगी, 10 इकाइयों पर कितनी परिवर्तन की दर होगी, वो सीमांत लागत की बात यहां की जा रही है। तो आपका जो फलन है बच्चों, फलन जो आपको दिया गया है देखिएगा, वो है cx = 0.005 x³ - 0.02 x² + 30x + 500। ये आपका फलन है। आपको सीमांत लागत निकालनी है, तो आपकी ये कुल लागत है। सीमांत लागत का मतलब होता है आपका f'(x), मतलब यहां c का फलन बनाया है, तो बच्चे लिख देंगे कि c'(x) और c'(x) यानी कि x के सापेक्ष अवकलन। तो x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो ये कितना हो जाएगा आपका 0.005, और x का अवकलन हो जाएगा 3x² - 0.0 आपका 2, और गुणा में x² का अवकलन 2x, और फिर 30x में 30 आपका अवकलन आ जाता है, 500 कांस्टेंट वैल्यू है उसका 0 हो जाता है। चलिए बात करते हैं आगे। यहां पर c'(x) की वैल्यू कितनी निकलती है देखिएगा, c'(x) की वैल्यू थोड़ा कैलकुलेट करें तो यहां पर हो जाता है 0.015 x², यहां पर हो जाता है आपका -0.04 x हो जाता है, और प्लस 30 हो जाता है। देखिए आपको सीमांत लागत जो c'(x) का मान है, x की एक विशेष स्थिति पे देना है। क्वेश्चन में कहा गया है जब
x की वैल्यू कितनी हो, 3 हो। तो x की वैल्यू 3 रखते ही, यानी कि आप कहेंगे c डैश x की जगह 3 रखते ही आपका जो 3 इकाइयों पर सीमांत लागत आपके सामने उपस्थित हो जाएगी। तो 3 इकाइयों पर सीमांत लागत निकालने के लिए हम 0.015 को गुणा कर देंगे x की जगह 3 रख के 3 स्क्वायर से, माइनस 0.04 को यहाँ पर गुणा कर देंगे किससे, आप 3 से कर देंगे, और प्लस 30। देखिएगा C-3 इक्वल टू आपका कितना मिलता है, C-3 इक्वल टू यहाँ से 9 को जब 15 से गुणा करेंगे तो आपका 135 बनेगा, तो 0.135 आपका आ जाता है। यहाँ पर आपका हो जाएगा माइनस 0.12 और यहाँ से प्लस 30 आ जाता है। कैलकुलेट करते हैं तो ये हो जाता है 0.015 इन दोनों का सॉल्यूशन, और प्लस क्या हो गया आपका 30, तो आपको मिल जाता है 30 प्लस 0.015 आपका आंसर आ जाता है। यानी कि सीमांत लागत जब 3 इकाई उत्पादित की जाए आपकी कितनी बनती है, 30.015 रुपया। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं बच्चों। अगला देखिएगा, अगला उदाहरण कहता है किसी उत्पादन की x इकाइयों के विक्रय से प्राप्त कुल आय रुपए में रेवेन्यू, तो r से दे दिया, r का फलन बना दिया। किसका फलन बनाया, r को, x का फलन बता दिया। ठीक है, जब x बराबर 5 हो, ये विशेष स्थिति दे दी। पिछली बार x बराबर 3 पर आपको सीमांत लागत पूछी गई थी, इस बार x बराबर 5 पर आपको सीमांत आय यानी रेवेन्यू पूछा गया है। बिल्कुल उसी तरह से क्वेश्चन को करना है। देखिएगा आपका फलन जो है किसका, आपका आय का फलन है 3x स्क्वायर प्लस 36x प्लस 5। बच्चों को कहा जाए कि सीमांत आय बताइए, तो x के सापेक्ष अवकलन कर देंगे। सापेक्ष अवकलन कितना हो जाएगा बच्चों का, r डैश x इक्वल टू 6x प्लस 36 हो जाएगा बच्चों। अब आपको x बराबर 5 पर सीमांत, इसको क्या बोलेंगे, सीमांत आय, और सीमांत आय निकालनी हो किस पर, r डैश x बराबर 5 पर, तो आपका कितना हो जाएगा 6 इंटू 5 प्लस 36, और आपका कितना हो जाएगा यहाँ पर आपका 66 रुपया जो होगा 5 इकाइयों पर सीमांत आय का प्राप्त होगा। इस तरह से बच्चे इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। आज के लिए बच्चों इतना ही, धन्यवाद।